तो इसमें से सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लेंगे कि कौन इसमें चार्जिंग आईसी है, कौन इसमें पावर आईसी है। ये पावर आईसी को दो, तीन, चार बनाने की क्या जरूरत पड़ गई कंपनी को, इस सारी चीज़ों को एक बार हम लोग ध्यान से समझेंगे। आज उसी चैप्टर पे ही टोटल आपका क्लास चलने वाला है आज का। ये बहुत लोगों को इससे फायदा भी होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या हम लोग सीख पाते हैं, नई नई बात। देखिए, मोबाइल को बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली, कोई भी मोबाइल होता है तो उसको नॉर्मली तरीके से ही बनाते हैं। जो पहले चार्जिंग चेक करते हैं, फिर डीसी पे चेक करते हैं, यही होता है सेट डेड बनाने का तरीका। भाई, चेक करने का सिर्फ तीन ही मशीन है अपने पास, है ना। एक मल्टीमीटर है, दूसरा डीसी है, आई चार्जर है। अगर डीएसओ रखे हैं तो भाई डीएसओ से फ्रीक्वेंसी बाकी चीजें भी चेक होती हैं, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखा जाए मुख्यतः रूप से कि जितने भी टेक्नीशियन हैं सबके पास ये तीन चीज होता ही होता है। डीसी होता है, आई चार्जर होता है, और फिर मल्टीमीटर होता है। इसी तीन से हम लोग सब कुछ चेक किया जाता है, सारे लोग इसी से चेक करते हैं, हम लोग भी उसी से चेक करते हैं, कोई नई चीज नहीं है ये। लेकिन मोबाइल फोन में कभी सिंगल पावर आईसी, अभी तक आप लोग देखे होंगे, सिंगल पावर आईसी, डबल पावर आईसी, ट्रिपल आईसी, चार चार पावर आईसी आ जा रही है। चार्जिंग के लिए दो आईसी आ जा रही है, तीन तीन आईसी आ जा रही है। तो उसका कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा कि इसमें से कौन आईसी सही है, कौन आईसी खराब है, किस आईसी से क्या काम होता है, ये सारी चीजें अभी जो है हम समझेंगे। बिल्कुल सर, आज के सर इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि पहले एक पावर आईसी लगी होती थी, अब डबल लगी है, ट्रिपल भी लगी डबल है, लग बहुत के आ सारे। रही है, तीन तीन ऐसी लग के आ रही है, तो उसको समझने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो आज वही हेल्प कर रहे हैं आप लोगों का, तो उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं है। ये समझ लीजिए कि हेल्प ही हो रहा है आप लोगों को। फ्री में इनको पूरे डबल डिटेल पावर में बढ़ा हम दिया। बताएंगे आपको, कोशिश करेंगे आपको कि फुल डिटेल में बताएं, लेकिन टाइम इतना कम है, एक घंटे में आपको पूरी एक आईसी के डिफिनेशन हम नहीं दे पाएंगे। वो भी डबल पावर आईसी का पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि आपको कुछ बनाने में इतना तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी आईसी कब जांचेगी, कब खराब हो, है ना। आईसी के फंक्शंस के बारे में समझेंगे कि आईसी किस मोड पे काम करता है, कैसे काम करता है, इसी के बारे में आज समझेंगे। तो डबल पावर आईसी के लिए बहुत सारा सेट है, जैसे नोट 9 भी है, पहले के सेट आते थे, नोट 5 ये सब आते थे। तो अब वो सब पुराना सेट हो गया, तो उसको अभी नहीं लेंगे। जो लेटेस्ट में अभी चल रहा है उसी को अभी 35, लेंगे। आज 45 जो सेट बात करने वाले हैं, 45। जी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं जिस सेट का, उसका नाम है पोको X2। पोको X2 के बारे में बात करेंगे, मार्केट में काफी घूमता है ये। ठीक है सर। मैं म्यूट कर देता हूँ बाकी सारे लोगों को सर, आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए, जिनको अब जो सवाल रहेगा वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी आपको बोलना होगा, और जो क्वेश्चन रहेगा फिर हम आपसे क्वेश्चन लास्ट में लेंगे क्लास के। चलिए। ओके सर। अब सर एक सेकंड और थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। अभी जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन है वो अपना नेम के साथ अपना मोबाइल नंबर डाल दें चैट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने ज्वाइन किया है। अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम चैट बॉक्स में डाल दीजिए, फास्ट, जल्दी करिए थोड़ा। चलिए ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट ठीक। डाल दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में नाम और मोबाइल टाइम नंबर। कब? चलिए भाई, जल्दी चैट करिए आप बॉक्स लोग। में अपना अपना नाम और मोबाइल नंबर सेंड कीजिए सारे लोग। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है पोको X2 के बारे में। कि पोको X2 में दो चीज़ें होती हैं, एक तो चार्जिंग लगाते हैं, हाँ। चलिए, अब तो सारे लोगों को अपने स्क्रीन पे एक पोल दिख रहा होगा, उसके अंदर अपना नेम और नंबर डालेंगे। और जो यहाँ पे नहीं डाल पा रहे हैं वो नीचे चैट बॉक्स में अपना नेम और मोबाइल नंबर डालेंगे। फास्ट, जल्दी कीजिए, क्लास को स्टार्ट करना है फिर। चलिए, राहुल पाटीदार जी ने नंबर डाल दिया है। चलिए चलिए, जल्दी कीजिए। अभी तक एक ही लोगों ने नंबर डाला है जबकि लोग इतने सारे ज्वाइन हैं। चलिए, सुनील जी ने नंबर डाल दिया है। ओके। फटाफट डाल दीजिए, इसमें क्या है।
चलिए, राम जीवन कुमार जी ने भी अपना नंबर डाल दिया है। फारूक अहमद जी ने भी नंबर डाल दिया है। नाम के साथ अपना अपना नंबर डालेंगे। बस 2 मिनट लगेगा, फिर उसके बाद हम जो अपना क्लास है डबल पावर के ऊपर वो स्टार्ट कर देंगे फास्ट। हम्म। शुभंकर जी ने भी नंबर डाल दिया। आप लोग के पास भी बहुत सारा सेट आता होगा, जब आप लोग आईसी लेवल पे काम नहीं करते होंगे तो फिर दूसरे तीसरे के यहाँ बेचते होंगे, परेशान होते होंगे। लेकिन आज जो हम लोग सीखेंगे, इसमें डायग्राम से रिलेटेड ही बातें होंगी, ताकि हम लोग अपना नॉलेज को बढ़ा सकें। यानी एक पावर आईसी किस तरीके से काम करके फिर दूसरी पावर आईसी को दे रहा है, फिर तीसरी सीपीयू कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, यूएफएस कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ये सारी चीजें, फास्ट चार्जिंग कैसे बन रहा है। हम्म? ये सारी चीजें एक एक आईसी में, डिस्प्ले आईसी किधर है, लाइट आईसी किधर है, ये सारी चीजों के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल हम लोग समझेंगे। क्योंकि डबल पावर आईसी जिसमें भी होता है, उसमें ग्राफिक्स के लिए कोई स्पेशल आईसी नहीं होती। उसमें चार्जिंग के लिए भी कोई स्पेशल आईसी नहीं होती है, उसमें पावर आईसी ही चार्जिंग आईसी होता है, प्लस पावर आईसी भी होता है। अभी हम लोग सारा डिटेल इसको समझेंगे कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को बहुत ज़्यादा। तो डायग्राम से ही समझेंगे, क्योंकि डायग्राम ही हम सब का मार्गदर्शन करता है। एक एक लाइन को समझते हुए जितना कोशिश हो सकता है 1 घंटे में उतना पूरा करेंगे। बाकी फिर जो हो बचेगा वो फिर क्लास के अंदर होगा। एक पूरे मोबाइल का पूरा सर्किट 1 घंटे में समझाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से समझाया जाए। चलिए, आप लोग अपना नंबर डालते रहिए। 1 मिनट और बचा है। ओके सर, स्टार्ट कीजिएगा। हम्म। चलिए, तो शुरू करते हैं कि पोको X2 जो मॉडल है, ये किस तरीके से वर्क करता है, और इस पर हम लोग को काम कैसे करना है, कैसे जानेंगे कि कौन सी आईसी कब चेंज करनी है और कैसे रिस्पॉन्स देता है। इसका एक सीक्वेंस होता है बात करने का, आईसी के बात करने का एक सीक्वेंस होता है, उस बात को ही समझेंगे कि कैसे एक आईसी दूसरे आईसी से स्क्रीन शेयर कर वोल्टेज लें। के माध्यम से और बाकी चीजों से बात करती है। चलिए, आप शुरू करते हैं। तो अभी जो है अपना हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है अपना? जी सर, दिख रहा है। सबको दिख रहा है।
ये है पोको X2 का मदरबोर्ड, जिसको पीसीबी बोला जाता है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक। ये है उसका पूरा पीसीबी एक साइड का, और ये रहा इसका दूसरे साइड। तो देखिए इसमें जो पावर आईसी है वो यहाँ पे लगी हुई है, और एक यहाँ पे लगी हुई है। पावर आईसी पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसके अगल बगल ढेर सारा बक कॉइल लगा होता है। ये है मेरा एक एक आईसी, और ये है मेरी दूसरी आईसी। इस आईसी का नंबर देखा जाए तो इसमें आईसी का जो नंबर है वो है PM7150। तो ये वाली आईसी का नंबर है, और इस वाली आईसी का नंबर है PM7150L। ये दो तरह की पावर आईसी इसमें लगी हुई है। जब भी हम लोग के पास कोई सेट आता है ना डेड हालत में, हम लोग क्या करते हैं, उसमें चार्जर लगाते हैं और आई चार्जर को चेक करते हैं। तो एक बार इसको शुरू करने से पहले हम चार्जर की तरफ से जाते हैं, और फिर ऑन ऑफ स्विच की तरफ से जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में मेरा ट्रिगर क्या होता है, पावर आईसी ही ट्रिगर होता है, जिससे सीपीयू, पावर आईसी पीएस होल्ड से सीपीयू से पीएस होल्ड बनता है और सेट मेरा ऑन होता है। यही इसका प्रोसेस चलता है। ये लगभग लगभग हर सेट में होता है। अभी जो सेट है हम लोग के पास ये कॉलकम का सेट है। मोबाइल की रिपेयरिंग पढ़ने के लिए या सीखने के लिए मॉडल वाइज कोई मतलब नहीं रखता है, आईसी वाइज मतलब रखता है। यानी कि आईसी में क्या लगा है, पीएम कॉलकम का है, मीडियाटेक का है, स्पेक्ट्रम का है, कि कौन सा है। हम लोग आईसी वाइज ही पढ़ते हैं और उसी की फैमिली के बारे में समझते हैं। चलिए ठीक है, एक बार इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है। नॉर्मली हम लोग किसी भी मोबाइल में सब बोर्ड से शुरू करते हैं। चार्जिंग लगा रहे हैं यहाँ पे। अब ये है मेरा टाइप सी का चार्जिंग। टाइप सी के चार्जिंग से हम यहाँ से इसमें चार्जिंग करते हैं यहाँ से। तो टाइप सी में नॉर्मली तरीके से वीबस की लाइन ये है मेरी। ये दोनों वीबस की लाइन है। बाकी इसमें CC1 है, CC2 है, DM है, DP है। जो इसमें नहीं लिखा है वो है इसमें SBU की लाइन। अभी ये हम लोग आगे देखेंगे कि SBU की लाइन क्या होती है। फिलहाल अभी ज़रूरी आइटम तो इतना ही है। तो इतने में से हम यहाँ 5 वोल्ट जो है इधर से इंटर होगा, और ये चला जाएगा सीधा कहाँ, मेन कनेक्टर पे, यहाँ पे। जो मेरा सब बोर्ड का जो कनेक्टर है यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ से मेरा पत्ता लगता है, यानी फ्लैक्स लगा होता है, जिसके फ्लैक्स की मदद से मेन बोर्ड पे चला जाता है। ठीक है, तो आइए अब मेन बोर्ड पे। भी मेरा मेन बोर्ड पे कनेक्टर है, ये B2B कनेक्टर बोला जाता है। जो चार्जिंग से जुड़ा होता है मदरबोर्ड पे, उस कनेक्टर को बोलते हैं B2B कनेक्टर। तो B2B कनेक्टर में अगर हम लोग चार्जिंग का कॉन्सेप्ट देखें, तो नॉर्मल तरीके से इसमें अगर समझा जाए तो यहाँ पर हमको मिलेगा 5 वोल्ट। यही मेरा 5 वोल्ट की लाइन है, जिसको हम लोग वीबस की लाइन बोलते हैं। यहाँ मेरा आप माउस चेक देख रहा है। यही 5 वोल्ट यहाँ पर इंटर होता है, और यही 5 वोल्ट फिर इधर से होते हुए, दो कैपेसिटर से होते हुए, ये मेरे USB की वीबस लाइन है। और यही 5 वोल्ट जो है हमारे OVP आईसी पे आता है। OVP आईसी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। यानी वोल्टेज अगर ज़्यादा हो तो ये खुद को नष्ट कर लेता है और बचा लेता है बाकी की सर्किट। तो इसमें टोटली जो देखा जाए तो आपकी 3 पिन ग्राउंड भी होती है, जो कि इसमें मेंशन नहीं किया है। लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से यहाँ पर भी जंपर मार के आगे बढ़ सकते हैं। यानी हम OVP को बाईपास कर सकते हैं। फिर यही वाला वोल्टेज जो है मेरा कहाँ जाएगा, इस वाले आईसी पर, जो कि 7150 नंबर की एक PM7150 की एक आईसी है, जिस पर यह वोल्टेज जाए। अब ये वोल्टेज यहाँ पर इंटर होने के बाद, यहाँ पर इंटर होने के बाद इस आईसी में कुछ हलचल होती है, जिससे VPH वगैरह बनता है। अब इस पूरे डायग्राम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कि यहाँ से समझने से अच्छा है कि हम इसके पिनों के बारे में समझ लें कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि इसका हम लेआउट और डायग्राम दोनों खोल लेते हैं।
ये रहा इसका डायग्राम, और ये है इसका लेआउट। अब ये पावर आईसी है। अब जैसे ही हम इसमें चार्जिंग का पिन लगाएंगे इस सेट में, तो सबसे पहले जो वोल्टेज मतलब इसमें इन होगा वो है वीपीएस। ओबीपी से होते हुए इस पर जो 5 वोल्ट इन होगा इस आईसी पर। चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। और डायग्राम है ये, यहाँ से लाइव पेस्ट, लोगे नेक्स्ट। तो अभी हम आ गए इधर। तो पहले जैसे ही पहले इन कर लेते हैं, पहले 5 वोल्ट इन होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगी सप्लाई। तो 5 वोल्ट इन कहाँ से हो रही है? देखिए आईसी में अलग अलग पार्ट दिया हुआ है, ठीक ना। इस पार्ट को भी समझना जरूरी है। जैसे इसमें कई पार्ट में दिया हुआ है, जैसे ये पहला ये क्या है, 4200 लिखा है ना, ये 4200 मेरी क्या थी? पावर आईसी 7150 वाली पावर आईसी, ये वाली, है ना। ये वाली मेरी पावर आईसी, ये वाली पावर आईसी के बारे में यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें कई ब्लॉक है। जैसे ये 4200 ये भी है, लेकिन यहाँ पर एक लिखा हुआ है, ये इसका फर्स्ट ब्लॉक है, यानी फर्स्ट पार्ट है इसका। इसके कई पार्ट में बनाया है, तो यहाँ पर जो बनाया है ये आईसी के लिए मतलब डेड के लिए जिम्मेदार ये सब लाइनें होती हैं। और इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा चार्जिंग वाला देख लेते हैं। ये वाली एक पार्ट पे है, फिर से नेक्स्ट कर रहे हैं, तो अभी हम 2 पार्ट पे आए हैं, जो 2 पार्ट में टोटली ग्राउंड के बारे में बताया है। तीसरे वाले पार्ट यहाँ पे है। तीसरा वाला पार्ट ये है जो कि सीपीयू की लाइनें हैं। सीपीयू की और भी लाइनें होती हैं, लेकिन ये वाली लाइन भी है, इसको जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट बोला जाता है, जीपीआईओ। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट एक बार और करते हैं। यहाँ पे जो सप्लाई दे रहा है ये सारे बक की सप्लाई जितनी है उनके बारे में बता रहा है। अभी हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर वी यूएसबी वर्ड लिखा हो, वो वाला पार्ट चाहिए। तो फिर एक बार और नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी नहीं है, ये तो एलडीओ की लाइनें हैं सारी। ये अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। अभी यहाँ पर भी, अभी देखिए, ये जो है, अभी हम आ गए इसके 4 नंबर पार्ट पे, जहाँ पर मेरा बी, यहाँ पे यूएसबी लिखा है, ओबीपी वी बस। यही मेरा जो वहां से आ रही थी ना चार्जिंग पिन से, यही वोल्टेज 5 वोल्ट यहाँ पर इन होता है। इस आईसी का इनपुट वोल्टेज यही है। यानी 1 2 3 4 5 6 पिन पे ये टोटली इंटर हो रहा है, तब जाके ये इसके अंदर आ रहा है। इस आईसी में अगर यहाँ पर वोल्टेज आएगा, इसके आईसी के अंदर अगर वोल्टेज आएगा, तो सबसे पहले इस आईसी के अंदर घुसा तो सबसे पहला जो वोल्टेज इसमें पहले इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए हम एम आई डी का वर्ड, जो यहाँ पे लिखा है एम आई डी, इस पर सबसे पहले वोल्टेज देखते हैं कि एम आई डी के कैप पे 5 वोल्ट हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ मिल रहा है तो हमको मतलब ये हो जाता है कि हाँ, इस आईसी के अंदर वोल्टेज अंदर आ चुका है। ठीक है। अभी इसको हम लोग बोर्ड में भी देखेंगे। इस तरीके से खाली अभी बता रहे हैं, अभी समझ लीजिए थोड़ा सा कि फंक्शन कैसे कर रहा है। तो ये हो गया मेरा एक पहला टेस्टिंग, कि मेरा वीपीएच वी बस की लाइन यहाँ पर आनी चाहिए। दूसरा, मेरा एमआईडी पर वोल्टेज भी बनना चाहिए। तीसरा चीज जो हमारा एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे, तो वो है मेरा बक की, ये जो बक की सब बक कॉइल लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो बना रहा है वो बना रहा है वीपीएच की सप्लाई। ये क्या बना रहा है? वीपीएच की सप्लाई बना रहा है यहाँ। तो वीपीएच की सप्लाई बनाने के लिए एक कॉइल होता है नॉर्मली, सभी सेटों में होता है, ये जरूरी नहीं है कि खाली इसी सेट में है। हर सेट में आपका वीपीएच बनना है, क्योंकि वीपीएच ही होता है हमारे मोबाइल का पहला वोल्टेज जो चार्जिंग आईसी ही बनाता है। ठीक, तो इससे ये तो पता चल गया कि 4200 नंबर की जो आईसी है, यानी ये वाली यही मेरी चार्जिंग आईसी है, क्योंकि जहाँ चार्जिंग आईसी होती है वहीं पर वीपीएच का वोल्टेज बनता है। ये यहाँ पर हमारा वोल्टेज बन रहा है।
बीपीएच वाला वोल्टेज बनने के लिए यहाँ पर स्विचिंग की क्रिया होती है। स्विचिंग की क्रिया में एक मेरा कॉयल लगा होता है, पावर कॉयल। ये पावर कॉयल जो होता है एक बक कॉयल है, ठीक? क्योंकि स्विचिंग पहले हो रही है तो ये बक कॉयल है। बहुत सारे स्टूडेंट जान भी रहे हैं तो। अच्छा, तो ये जो मेरा है बीपीएच जब बन के तैयार होता है तो मेरी बीपीएच बन के तैयार होने के बाद बूट कैप है यहाँ पर। ये जो बूट कैप है, इसके एक साइड पर हमको 4 वोल्ट मिलता है और दूसरे साइड में 8 वोल्ट मिलता है। ठीक है, तो 8 वोल्ट जहाँ पर मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो इसका मतलब कि हमारा ये जो बीपीएच का सर्किट है ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। इस बात को ये साबित कर देता है कि हाँ, ये मेरा बीपीएच का सर्किट जो है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। दूसरी चीज कि यहाँ से बैटरी से वोल्टेज बाहर निकलेगा। इतनी सारी पिनें निकली हैं यहाँ से बैटरी के लिए बाहर निकालने के लिए। यहाँ से बैटरी का वोल्टेज बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बैटरी का वोल्टेज तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ और भी पिने हैं, जिससे क्या क्या इसमें रहेगा वो भी देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है CC1। CC1 का मतलब चार्जिंग कनेक्शन का। CC1 CC2 ये टाइप सी का एक मॉडल होता है, जिसमें भी टाइप सी होता है उसमें CC1 CC2 की 2 लाइनें होती हैं। एक यानी ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। तो आप जिस साइड में अपना चार्जिंग लगाएंगे उसी साइड में वोल्टेज मिलेगा, दूसरे साइड में वोल्टेज जीरो मिलेगा। तो अगर हम CC1 पे काम करेंगे तो CC1 पे वोल्टेज मिलेगा, CC2 पे काम करेंगे तो CC1 पे नहीं मिलेगा, सिर्फ CC2 पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। बाकी इसमें इनेबल की लाइनें हैं, डी आपके DMDP की लाइनें हैं, ये सब इसी आईसी से जुड़ा हुआ है। बैटरी का सेंस भी लाइन इसी आईसी से जुड़ा हुआ है ना। और आपका ID थर्मल भी इसी लाइन से जुड़ा हुआ है। ये सारी लाइनें इसी से जुड़ी हुई हैं। यानी कि ये जो आईसी है ये मेरी चार्जिंग के लिए, ये वाला 4 नंबर का जो सेक्शन है ये पूरी तरीके से चार्जिंग के लिए बना हुआ है। एक ही आईसी में कई पार्ट। इसमें टोटल कितने पार्ट हो जा रहे हैं? ये चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, फिर वापस चार। चलिए ठीक है, इसका मतलब इसमें 6 पार्ट हो रहे हैं टोटल। 6 पार्ट में एक आईसी को एक्सप्लेन किया है, लेकिन हर पार्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट की चीज़ें हम लोग को मिले। इसको समझाने के लिए एक चीज़ और है कि अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, आप ये देख रहे हैं ना, ये ऐसी चीज़ को है ड्राइंग करके बनाया गया है। इसमें क्या क्या हो सकता है उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक, क्योंकि वहाँ पर समझना और यहाँ पर समझने में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर मेरा तीर देख रहे हैं ना, माउस का। ये जो आईसी है ये आईसी 7150 है, और ये आईसी जो है ये है 7150L। यानी 2 पावर आईसी है, और 2 पावर आईसी में इसके अगल बगल ढेर सारे बग कॉइल लगे हुए। कैसे जानेंगे? देखिए यहाँ पर मेन बोर्ड में इसमें कितने कॉइलें लगी हैं मुझे एक बार देख लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इस आईसी के बगल में 6 बग कॉइल लगा हुआ है। ठीक, और इस आईसी के बगल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यानी 6 इसमें और 11 इसमें। ठीक है, ये इस 11 बग कॉइल इसमें है। अब इसमें जितना भी आपको इस तरह का आईसी मिलेगा 7150 वाला, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही बग कॉइल हमेशा मिलेगा, चाहे वो सेट कोई सा भी हो। ठीक है, अभी इसी के बगल में एक क्रिस्टल भी लगा हुआ है, जो कि 38,400 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी के लिए।
अब जैसे ही हम लोग इसमें चार्जिंग लगाते हैं, यही चीज यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जैसे ही हम इसमें चार्जिंग यहाँ से लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से तो बैटरी भी लगा सकते हैं, लेकिन बैटरी के अलावा अगर हम यहाँ पर चार्जिंग लगा रहे हैं। अभी देखिए, अगर इसी में हम यहाँ पर अगर हम इसी में चार्जर लगा दें, चार्जर का पिन इंटर कर दें, है ना, यानी 5 वोल्ट इसमें इंटर कर, तो क्या होगा, सबसे पहली जो वोल्टेज बनेगी वो है यहाँ पर वीपीएच का। ठीक है, तो वीपीएच का वोल्टेज मेरा सबसे पहले बनेगा, जिसका वोल्टेज होता है 3.7 से 4.2 के बीच में। कुछ मॉडलों में 3.2 से भी शुरू हो जा रहा है और 4.2 तक जा रहा है। इसको हम लोग खराब नहीं मानेंगे, 3.2 भी इसका सही वोल्टेज ही है। बस ये वोल्टेज जो होता है थोड़ा स्थिर होता है, रुका हुआ रहता है। अब जैसे ही इसमें इंटर होगा, इंटर होने के बाद आपका ऑन यानी वीपीएच बना। ठीक, वीपीएच बनने के बाद आपका ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज बना। वोल्टेज बनने के बाद अभी क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रिस्टल लगा हुआ है ना, ये क्रिस्टल ऑन हो जाता है वोल्टेज बनने के बाद। अब इस क्रिस्टल पे देखा जाए तो एक तरफ 1.8 का वोल्टेज आता है और ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जो भी उस पर फ्रीक्वेंसी लिखा होता है ना, 38, तो 38 मेगाहर्ट्ज का ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अब फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, बाकी सभी वोल्टेजों को आगे बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी की ही जरूरत पड़ती है। ये नॉर्मल बात है, बिना इसके कोई कहानी नहीं होती, है ना। अब यहाँ पर ढेर सारा बक कॉइल लगा हुआ है। अब जैसे ही ये सेट ट्रिगर होता है यानी ऑन होता है, ये सेट ऑन होता है, या फिर हम चार्जर ना लगाएं, खाली बैटरी लगा दें, और बैटरी लगा करके हम तब भी करेंगे तब भी मेरा वीपीएस बनेगा। खाली बैटरी लगा दें तब भी मेरा वीपीएस बनेगा, तब भी मेरा यही वोल्टेज बनना है। और यही वोल्टेज बन के फिर दूसरी आईसी को भी जाती है, यानी एक आईसी ये हो गई और दूसरी आईसी ये हो गई, इसको भी वोल्टेज यही वीपीएच का ही इसको मिलना है। यानी वीपीएच इसके लिए भी जरूरी है और वीपीएच इसके लिए भी जरूरी है। लेकिन इसमें हम बैटरी से भी लगा करके वीपीएच बना सकते हैं, चार्जर से भी लगा करके वीपीएच बना सकते हैं। वीपीएच बनना जरूरी है। अगर किसी सेट में आपके पास है और उसमें वीपीएच का सप्लाई ना बन रहा हो, इसका मतलब वो सेट ऑन नहीं हो, या वीपीएच का सप्लाई जो है शॉर्ट हो जाए, तो भी आपका सेट ऑन नहीं होगा, वो शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा। अगर डीसी पे चेक करेंगे तो ऑटो एम्पियर दिखाने लगे। ठीक है, तो इसके ऑन ऑफ स्विच पर यानी बैटरी लगाने के बाद जब आप ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ भी आपको 1.8 का ही वोल्टेज मिलेगा। हम क्या करते हैं, जनरली तौर से उसको ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करने से करते हैं तो सेट क्या होता है, वाइब्रेट होता है और ऑन होता है, ऑन होने की कोशिश करता है, चाहे जो भी उसका प्रोसेस है। तो इस सेट में मेरा चार्जिंग भी है और पावर आईसी दोनों का ये मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसका नंबर है 7150, PM 7150। ये इसकी मेन आईसी हो गई एक तरीके से, क्योंकि चार्जिंग आईसी यहीं पे है। अब पावर आईसी भी है तो इसकी मेन आईसी यही होगी, यानी शुरुआत हमको यहीं से ही करना हो। अब इतना कुछ होने के बाद अभी क्या होता है कि ये जितने बक कॉइल लगे हुए हैं, ऑन होने के बाद यानी जैसे ही आप ट्रिगर करते हैं, तो ट्रिगर होने के बाद यहाँ से फ्रीक्वेंसी तो जनरेट होती ही है। होने के बाद ही कुछ वोल्टेज बाहर निकलते हैं, जैसे ये डीबी का हो गया, डीबी क्लॉक, स्लीप क्लॉक, ये सब सीपीयू को जाने वाली वोल्टेज होती है, ताकि सीपीयू ऑन हो और हमको लोगो वगैरह सब दिखाई दे। लेकिन इससे भी पहले कुछ वोल्टेज हैं जो यहाँ पर बनते हैं। अब उसमें 6 कॉइल हम लोग देखे थे, तो एक ये हो गया, दो
तीन, चार, पाँच और ये छः। तो ये छह कॉइल में अलग अलग तरह का वोल्टेज बनता है। जैसे ये वाला कॉइल है, ये वाला कॉइल मेरा S1 कहलाएगा, तो ये रैम और CPU के लिए जनरेट होता है ना। यानी रैम हो चाहे इसमें UFS लगाओ, तो UFS और CPU के लिए जनरेट होता है। फिर इसके बाद S2 की यानी ये वाला वोल्टेज है। फिर इसके बाद ये वाला वोल्टेज है, यानी 0.6 से 1.2, फिर 1.2, फिर 1 वोल्टेज। फिर उसके बाद 2 वोल्टेज, यानी ये जो 1 वोल्टेज है ये मेरा लो LDO है, और ये मेरा हाई LDO है। तो दो तरह का वोल्टेज हमको यहाँ पर भी मिलता है। ये LDO क्या होता है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि ये वोल्टेज मेरे CPU के लिए तैयार हैं, और कुछ अदर अदर LDO के लिए बनाने के लिए और भी फंक्शन काम करने के लिए ये दो वोल्टेज यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है। इस छह में से हमको सभी पर वोल्टेज लगभग लगभग मिलेंगे जब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे इस वाले लाइन पर। जब हम लोग इस सारे बक कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे तो हमको तो सबसे पहले VPS यहाँ मिलेगा। तो VPS चेक करने के लिए चार्जिंग में लगाएंगे, और इसी कॉइल पे आप सावधानी से अपना चिमटी या नोजल रखेंगे उसका, मल्टीमीटर का। तो आपको 3.7 से 4.2 पहले यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, वो भी स्टेबल रुका हुआ। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, इन सभी बक कॉइल पे हमको वोल्टेज मिलेंगे अलग अलग, 0.6 से 0.1.2 तक, और किसी में 1 वोल्ट और किसी में 2 वोल्ट। ये अलग अलग हमको वोल्टेज इस सब पर मिलेंगे। अगर से सब पर वोल्टेज मिल रहे हैं, इसका मतलब कि हमको CPU तक वोल्टेज मेरा जाने के लिए तैयार है। ठीक, इससे ये भी पता चलता है कि हाँ भाई मेरा पावर ऐसे ही रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहा है। और क्या है, और इसमें कुछ चीजें हैं। जैसे यहाँ पे अब इतना रिस्पॉन्स करने के बाद आप चाहे तो EDL जो यहाँ पे लिखा है ना, ये EDL पॉइंट पे भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। सेट को बनाने के लिए EDL पॉइंट पे भी 1.8 का ही वोल्टेज आता है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी चेक करेंगे, अगर EDL आपका बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका पावर ऐसी ये जो है रिस्पॉन्स कर रहा है और पूरी तरीके से तैयार है बाहर जाने की, मतलब IC को दूसरे IC से कनेक्ट करने के लिए, अगर EDL पे आपका वोल्टेज बन रहा है तो। और यहीं पर आपका EDL, जैसे हमें EDL का मतलब ये हो गया इमरजेंसी डाउनलोड मोड होता है ये। तो ये जो होता है, जैसे हम लोग कॉलकम के सेट में जब हम लोग पोर्ट चेक करते हैं, तो पोर्ट चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले EDL को शॉर्ट करते हैं, फिर उसके बाद पोर्ट लगाते हैं, तो वो EDL मोड पे यहाँ पर हमको दिख जाता है, मतलब कंप्यूटर में हम लोग को दिख जाता है, डिवाइस मैनेजर है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरा EDL काम कर रहा है। ये हमारा EDL अगर वोल्टेज बन रहा है तो इसका मतलब ये पावर ऐसे ही EDL बनाती है, 7150। तो इससे भी हमको पता चल जाएगा कि मेरे पावर ऐसे रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर भी लिखा हुआ है PM रीसेटिंग। इसके लिए जब हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी है ना यहाँ पे क्रिस्टल, जब ये पूरी तरीके से इसमें काम करता है, तो एक पल्स निकालता है, जो कि इसी IC में फिर दोबारा घुस जाता है, यानी निकाल करके फिर वापस इसी में आता है, किसके लिए, LDO को जनरेट करने के लिए। ठीक है। तो इसके लिए TP पॉइंट भी दिया होता है, तो आप यहाँ पर भी 1.8 का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इस पर भी हमको 1.8 का ही वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर भी अगर हम चेक करें तो 1.8 का ही वोल्टेज हमको मिलेगा। अगर ये भी वोल्टेज मिल रहा है तो भी हम समझ जाएंगे कि मेरा क्रिस्टल भी वर्क कर रहा है, और साथ में पावर ऐसी भी काम कर रहा है, तब भी हम समझ जाएंगे कि हाँ ये हो रहा है। अच्छा चलिए, अभी इस सब के बाद में बात करेंगे, पहले आगे बढ़। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये IC, ये जो IC VPH बना करके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर देते हैं ताकि दूसरी IC का भी पता चले। तो इसको हम ग्रीन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये हो गया मेरा वीपीएच का वोल्टेज इधर से जा रहा। वीपीएच का वोल्टेज सबसे पहले हमको जाएगा दूसरी आईसी पर। तो दूसरी आईसी में क्या लगा है, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है बॉब कॉयल। ये बॉब कॉयल क्या होता है, जिस तरह से इस आईसी में वीपीएच कॉयल था, सेम उसी तरीके से काम करने के लिए, यानी कि क्या होता है जब दो पावर आईसी आ गया तो इसमें काम बट गया। तो काम बंटने से क्या होता है, इसको अलग अलग, वीपीएच को ही दो पार्ट में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया बॉब और एक का नाम रखा गया वीपीएच। तो जो बॉब के वोल्टेज होती है वो भी वीपीएच के ही बराबर हमको मिलेगा। जितना वीपीएच का होता है उतना ही ये होता है, बस इस आईसी चार्जिंग आईसी से बनेगा तो वो बन जाएगा मेरा वीपीएच। और जब मेरा 7150 एल से जो कॉइल से जो जनरेट होगा वो बन जाएगा मेरा बॉब सर्किट, यानी बॉब सर्किट के थ्रू, यानी कि बॉब वोल्टेज, बीओबी वोल्टेज। ठीक, इसी को बक बॉब भी कहा जाता है। ये जो वोल्टेज होगा वो भी डायरेक्ट कॉइल से नहीं निकलता है बीपीएच की तरह, इसके दूसरे आईसी से दूसरे पैड से, यहाँ यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा पैड है, यहाँ दूसरा पैड है, ये तीसरा पैड है, यहाँ से वोल्टेज बाहर निकलता है। तो यहाँ से भी हमको यही वोल्टेज मिलेगा जो हमको बीपीएच को मिल रहा है। अब ये भी अलग अलग सेटों पे अलग अलग चीज़ों को ऑन करने के लिए, जैसे कैमरे को ऑन करने के लिए, अलग अलग एलडीओ बनाने के लिए, ये सब भी वोल्टेज यूज होता है। जैसे वीपीएच अलग अलग सेक्शनों में जाता है, उसी तरीके से बक बॉक का भी जो वोल्टेज है वो भी अलग अलग जगहों पे जाता है। अब इसमें भी ढेर सारा कॉइल लगा हुआ है। कितना कॉइल लगा था इसमें, एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। ये जो लाइन है, ये वाला दो है, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। ये दोनों जो है मेरा लाइट और ग्राफिक्स के लिए है। जैसे आप समझ लीजिए कि जिस आईसी में PML 7150 लास्ट में कुछ ABCD लिखा हो, तो वो ज्यादातर LCD लाइट्स के लिए जिम्मेदार होता है। यानी इस आईसी में इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है, दोनों में पावर का फंक्शन है। ठीक, साथ में इसमें दिया है चार्जिंग का, और इस वाले में एल वाले में दिया है लाइट और ग्राफिक्स भी इसी में जुड़ा हुआ है। तो इनके भी सभी बक कॉइल पे वोल्टेज बनने चाहिए, है ना। इसमें से कुछ बक वोल्टेज ऐसे भी होंगे जो सिम लगाने के बाद ऑन होते हैं, और कुछ वोल्टेज ऐसे होंगे जो चार्जिंग लगाते ही या सेट को ऑन करते ही ऑन हो जाते हैं। और ये दोनों लाइन जो है, एक मेरा लाइट के लिए है और एक मेरा ग्राफिक्स के लिए है। अभी तक हम लोग जितना भी सेट पढ़े हैं, या आगे बताया गया है, या यूट्यूब पे भी आप लोग देखे होंगे कि बूस्ट कॉइल जो होता है लाइट सेक्शन में, वो 10 हेनरी का होता है। लेकिन इस सेट में दोनों, यानी ग्राफिक्स के लिए भी और लाइट के लिए भी, दोनों सेम कॉइल यूज किया गया है। यानी 4.7 हेनरी का ये भी है और 4.7 माइक्रो हेनरी का ये भी है, दोनों सेम ही वोल्ट माइक्रो हेनरी का कॉइल इसमें यूज हुआ है। इसमें 10 माइक्रो हेनरी का यूज नहीं हुआ है इस सेट में, पोको X2 में। ठीक है, तो फिर से वापस अपनी जगह पे आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बग कॉइल हैं, ये सब बग कॉइल पे हमको वोल्टेज मिलेंगे। तो इस सब पे हमको वोल्टेज मिलने वाला है। इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, लेकिन इसमें से कुछ जो है जिस पर वोल्टेज नहीं भी मिलते हैं, जैसे जैसे इस वाले पे हमको वोल्टेज मिलेगा जो कि रैम और सीपीयू के लिए होता है। ठीक, इस पर भी वोल्टेज मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर दो कॉइल को आपस में जोड़ा गया है, जहां पर इसको ना हाई एम्पियर की जरूरत होगी सीपीयू के लिए, हाई एम्पियर की जरूरत होगी, तो वहां पर दो बक कॉइल को एक साथ जोड़कर हाई एम्पियर जनरेट कर रहा है, यानी वोल्टेज दे रहा है 0.6 से 1.2 का। और हाई एम्पियर के लिए इसको डबल कॉइल यहाँ पर बना दिया गया।
यहाँ ये भी जो है S2 और S3, ये दो मेरी कॉयल हो गए। और दोनों कॉयल जो है इसके लिए है, CPU के लिए, ये हाई एम्पियर के लिए। अभी मेरा S4 है, यानी ये वाला कॉयल है, ये भी मेरा सिम लगाने के बाद बनता है। और S5 और S6 ये भी मेरा सिम लगाने के बाद बनता है। अभी बचा है मेरा ये वाला कॉयल। ये जो कॉयल है ये मेरा S7 के नाम से, S7C के नाम से, ये मॉडेम की लाइन है जो कि CPU को ऑन करने के लिए यूज होता है। और ये जो है लास्ट वाला S8 के नाम से, जो कि मेरा लो एलडीओ जनरेट करता है 1.3। तो एलडीओ जो होता है, अलग अलग वोल्टेज को बनाने के लिए एलडीओ का यूज होता है। अभी इतना कुछ होने के बाद इसमें हम लोग एक चीज और चेक कर सकते हैं। ये जो है एडिका ना फॉल्ट एन, ये जो जब सीपीयू, ये जो आईसी है जब ओके कंडीशन में होती है, और ये भी जब एक कंडीशन में होती है, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक फाइनल वोल्टेज भेजता है, जिसको हम लोग फॉल्ट एन बोलते हैं। और ये भी 1.8 का होता है। अगर इस पर भी कोई टीपी पॉइंट हो, कोई कंपोनेंट लगा हो, तो भी हम इस पर भी हम वोल्टेज 1.8 का चेक कर सकते हैं। तब भी हमको पता चल जाएगा कि हाँ, ये आईसी और ये आईसी पूरी तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। और ये तो मेरा सीरियल डाटा है जो कि सीपीयू से कनेक्टेड होता है। और यही चीज, यही फिर सीपीयू क्या करता है, जब इधर से इसको फॉल्ट ऑन का वोल्टेज मिल जाता है, जी तो बासित फिर सर, यही थोड़ा जो सा है। माइक मुंह पे कर लेंगे, माइक आपका चला गया है इस साइड पूरा। हेलो, जी। आवाज नहीं जा रही क्या? जी आ रही है, अब आ रही है, सही है। तो फिर यही जो है सीपीयू की तरफ रिस्पॉन्स करता है, तो मेरा पीएस होल्ड बनता है। तब इससे ये पता चल जाता है कि मेरी दोनों पावर ऐसी काम कर रही है। अगर पीएस होल्ड यहाँ पर बन जाए इस तरह को इसके समझ लाइन में में, नहीं तो आ हम समझ जाते हैं कि ये मेरा पूरी तरीके से दोनों पावर ऐसी काम कर रही है। यानी कि मोटा मोटी अगर देखा जाए, समझने वाले की बात करें, समझने के लिए, तो हमको पहली पावर आईसी में देखना क्या रहेगा, वीपीएच। ठीक। और दूसरी पावर आईसी, इसमें तो इनपुट हो जाएगा मेरा वीपीएच, ये तो बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, लेकिन इसका इनपुट क्या होगा, 5 वोल्ट, वही यूएसबी वाली, है ना। यहाँ से इंटर होकर बनाएगा वीपीएच। फिर हमको चेक करना होगा, तो हमको चेक करना होगा तो ऑन ऑफ का वोल्टेज, है ना। फिर हमको चेक करना होगा, तो हम सारे जब ऑन ऑफ स्विच का वोल्टेज जब बन जाएगा, तो हम इसको ट्रिगर करते हैं, या हम चार्जिंग में लगाते हैं। तो चार्जिंग में लगाने के बाद हमको सभी बग पे वोल्टेज हमको चेक करना है, बग का वोल्टेज हमको यहाँ पर देखना है। ठीक। सारे बग का वोल्टेज देखने के बाद हम एक एक वोल्टेज होता है जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, है ना, ये वाला रीसेट इन, है ना, पीएम रीसेट इन, इसको भी हम लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी टीपी पॉइंट होता है, चेक करने का जगह होता है, अभी हम दिखाते हैं आपको। तो हम रीसेट इन पे भी वोल्टेज जो है चेक कर सकते हैं 1.8 का, है ना। तो भी मेरा चल जाएगा। दूसरा चीज़ हम लोग चेक कर लें कि ईडीएल पे वोल्टेज चेक कर लें 1.8 का, तब भी हमको पता चल जाएगा कि हाँ, हमको ये आईसी जो है रिस्पॉन्स कर रही है। और बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो भी हम चेक कर सकते हैं, है ना। तो बैटरी का वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं जो आउट निकलना होता है। ये चार्जिंग के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, इतना तो हम लोग नॉर्मली देखते ही देखते हैं। दूसरे वाली आईसी में हमको देखना होता है कि दूसरी वाली आईसी का, इस पर वीपीएच आ रहा है कि नहीं, है ना। यानी दूसरी आईसी में सबसे पहले हमको वीपीएच की सप्लाई देखनी होती है। और वीपीएच से बनने वाला दूसरा वीपीएच जो है, यानी कि बक बॉब का जो वोल्टेज है, ये भी हमको देखना होता है। दोनों का वोल्टेज सेम ही होता है। ठीक। दूसरा इसमें और क्या देखना होगा, इसमें तो ऑन ऑफ स्विच होता नहीं है, क्रिस्टल इससे जुड़ा नहीं होता है। तो अब फिर हमको जितना भी बक का कॉयल है ना इसके ऊपर, सभी बक पर हमको वोल्टेज चेक करने होंगे बारी बारी से। ठीक। तो 2 पे 3 पे नहीं मिलेंगे, बाकी सभी पे मिलेंगे, इस तरीके से। और ये दोनों का हम सबसे ज्यादा, अगर डबल आईसी में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ना, तो वो आता है बक बॉब, यानी ये वाला वोल्टेज अक्सर गायब हो जाता है, जिससे सेट जो है डेड हो जाता है। तो ये लाइन हमेशा याद रखेगा, बक बॉब वाली जो वोल्टेज है 3.7 वाली, ये हमेशा तैयार, मतलब बनना चाहिए ये भी, है ना। तो ये चीज हमको चेक करना है। और लास्ट में हम पीएस होल्ड भी चेक कर सकते हैं, पीएस होल्ड।
पीएस होल्ड की लाइन भी हम लोग चेक कर सकते हैं 1.8, जिससे मेरा सेट जो है ऑन होने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं डायग्राम से, ताकि आपको रियल में दिखाई दे। ये तो हम डायग्राम इसलिए खोले थे क्योंकि इस वाले में आप लोग को समझने में दिक्कत होता है, इस वाले में, है ना। लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं इससे, ताकि थोड़ा सा आप भी इसको समझ लें। तो ये तो हो गया मेरा चार्जिंग वाला डिपार्टमेंट। ये सारा का सारा मेरा चार्जिंग का डिपार्टमेंट है, ये 4 नंबर वाला, है ना? और इसी में अगर हम नेक्स्ट करें तो ये है मेरा, अभी आप दिखा दे रहे हैं आपको कि आप कैसे चेक करेंगे कि पीएस होल्ड कहाँ है, या रीसेट इन कहाँ है, कैसे जानेंगे। इसके लिए आपका थोड़ा सा हेल्प हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये लिखा ना, पी ऑन रीसेट, जो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा था, है ना, पीएम रीसेट इन। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लगा है रीसेट इन पे। ये हम क्लिक किए तो ये जा रहा है पेज नंबर 23 पे है। और भी पेज नंबर 35 पे हमको जाना है, तो पेज नंबर 35 पे जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पर एक रजिस्टर मिला, और ये रजिस्टर के आगे क्या है थोड़ा सा ये भी देख लें। यानी ये लाइन इधर से होते हुए इससे कनेक्टेड है, और फिर यहाँ से वॉल्यूम डाउन से भी कनेक्टेड है। ठीक, तो हम इस रजिस्टर पे भी अगर चेक करेंगे तो भी हमको मिल जाएगा वोल्टेज, ये जो मेरा कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि थोड़ा सा बैक करके, पीएस होल्ड वाला, है ना? पेज नंबर 23 पे है, पेज नंबर 15 पे जाएंगे। ये जा रहा है मेरा सीपीयू पे, और ये वाला भी जा रहा है। एक टीपी पॉइंट दिया है पीएस होल्ड के लिए। तो टीपी पॉइंट दिया है, तो इसका टीपी पॉइंट का नंबर क्या है एक बार देख लेते हैं। ये है मेरा तीसरा नंबर, यानी 1 2 3, ये तीसरे नंबर का टीपी पॉइंट। तो अगर हम इस पर क्लिक करें और इसको देखें कि ये कहाँ है, ताकि हमको चेक करने में आसानी हो। यहाँ पर हम क्या करें, पीएस होल्ड को, टीपी टीपी पॉइंट को यहाँ पर पेस्ट कर दें, और यहाँ से नेक्स्ट करें। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है। एक बार ध्यान से देखिए, इन दोनों पावर आईसी के बीच में एक बिंदी है। यहाँ पर अगर हम लोग चेक कर लें कि, तो हमको ये पता चल जाएगा कि दोनों पावर आईसी काम कर रही है। कैसे पता चलेगा, अभी इसको मेन बोर्ड में देख, यानी ये दोनों पावर आईसी के बीच में है। ये दोनों पावर आईसी का निकालते हैं कि दोनों पावर आईसी के, ये दोनों पावर आईसी रही। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो ये जो पिन पॉइंट देख रहे हैं ना आप, ये पीएस होल्ड का पॉइंट है। अगर यहाँ पर आपको 1.8 मिल गया, इसका मतलब कि दोनों पावर आईसी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। डायग्राम का फायदा, एक ही झटके में आपको पता चल जाएगा कि दोनों पावर आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा एक चीज और देख सकते हैं, खाली अगर ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, तो वो भी देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ईडीएल की बात कर रहे हैं, तो जितना भी चीज हमको चेक करना होगा, वो हमको डायग्राम ही मदद करेगा हमको चेक करने के लिए। दूसरा कुछ नहीं बताएगा, हर चीज यूट्यूब पे नहीं बताया जाता। और डायग्राम को पढ़ने के लिए फिर आपको चाहिए वही थोड़ा सा नॉलेज, है ना। ये आ गया इसका डायग्राम। वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे। तो वापस एक बार फिर इसी को कॉपी कर ले रहे हैं, डायग्राम में आके पेस्ट कर दे रहे हैं। फिर से नेक्स्ट, फिर से वहीं आ गए अपनी जगह पे। इसमें एक लाइन है फॉल्ट एन,
अब ये आईसी और ये पावर आईसी दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए ये वाली लाइन। तो क्या इसमें भी कोई चीज़ दिया है जिससे हम ये चेक कर लें कि ये सही है कि नहीं, मेरी ये वाली आईसी खराब है कि मेरी दूसरी वाली आईसी खराब है? इसको भी चेक कर सकते हैं हम यहाँ से। तो इसमें देखिए कोई लाइन, अगर कोई टीपी पॉइंट दिया होगा तब तो चेक हो जाएगा। अगर टीपी पॉइंट नहीं दिया होगा तो फिर चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई रजिस्टर कैपेसिटर कुछ भी मिल जाए तो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या है, इस पर आ गए। अभी हम लोग पेज नंबर 23 पे है ना। पेज नंबर 23, पेज नंबर 27 और ये भी 27। चलिए एक टॉपिक खोलते हैं। तो पेज नंबर 27 पे आए तो हमको यहाँ पर एक टीपी पॉइंट मिल गया है ना। और ये कहाँ जा रहा है? 4700, यानी कि दूसरी वाली पावर आईसी। 4700 वही है। देखिए एक बार फिर से आपको दिखा देगा। ये 4200 के नाम से है और ये 4700 के नाम से, है ना। तो ये जो रिस्पॉन्स कर रहा है, पहले आया था 30 पर, यहाँ पर ये था मेरा 4200 वाला। अभी ये 27 नंबर पे जा रहा है तो ये हो गया मेरा 4700 वाला ना। तो दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए बीच में एक वो टीपी पॉइंट दिया है। इस टीपी पॉइंट को भी चलो देख लेते हैं ताकि ये भी समझ में आ जाए कि ये वाला लाइन अगर मेरा मिल जाए तो हमको दोनों पावर आईसीस का रिस्पॉन्स हो रहा है। सीपीयू का भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, खाली पावर आईसी ओके है ना। ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसको भी हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके लेआउट में आते हैं और फिर यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। तो जैसे ही इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर, ध्यान से देखिए, इतना दूर कलर हो गया है ना। तो ये जो कलर हुआ है यही वाला है, यानी कि इन दोनों आईसीयों के बीच में जो यहाँ पर एक कॉइल लगा है उसके नीचे। ठीक, तो मेन बोर्ड में आते हैं। मेन बोर्ड में ये दोनों आईसी है, ये दोनों आईसी है। और इन दोनों आईसी के इस कॉइल के जस्ट नीचे, यानी यहाँ पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पर भी आपको 1.8 मिल गया, इससे ये तो पता चल जाएगा कि ये दोनों पावर आईसी आपस में कनेक्टेड है, अपनी जगह पे लगा हुआ है और सही वोल्टेज दे रहा है। अगर हम यहाँ पे चेक कर लें तो सीपीयू भी रिस्पॉन्स कर रहा है ना। तो प्रॉब्लम, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम, अगर ये वाला वोल्टेज आ रहा है, ये वाला वोल्टेज आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो हमको सीपीयू पे काम करना पड़ेगा। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमको फिर दोनों पावर आईसी पे कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा कि इसका बक सारे चीज का बक है ना। क्योंकि ये जब वोल्टेज इधर से देगा, इधर से जब दोनों रिस्पॉन्स करेगा तब ये वाला वोल्टेज सीपीयू के लिए, सीपीयू की तरफ से निकलता है। तो अगर ये वाला वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है, ये भी वोल्टेज मिल रहा है, ये दोनों वोल्टेज यहाँ पर 1.8 मिल रहे हैं चार्जिंग लगाने के बाद, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ना इसमें पावर का दिक्कत है ना सीपीयू का दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम किसकी है? यूएफएस की है। समझ गए? तो एक क्लिक में भी आदमी चेक कर सकता है अगर डायग्राम का टोटल नॉलेज हो तो। यही सब फायदा होता है डायग्राम का, कि जब आप डायग्राम को पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं तो अपना समय बचाते हैं और खुद को अपडेट करने का एक वक्त मिल जाता है कि कैसे खुद को अपडेट करें। और अपना मोबाइल कम से कम समय में खुद ही जनरेट करके, यानी खुद ही अपने से बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल। ठीक है। तो हम दो झटके में ही जान गए कि मेरा पावर ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, मेरा सीपीयू रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं इसके। फिर से वापस आइए अपनी जगह पर, इसी को फिर से कॉपी कर रहे हैं ये देखने के लिए कि और इसमें क्या क्या दिया है। जी। तो अनम्यूट हमारी थे। आवाज जा रही है ना? जी आ रही है आवाज। चलिए। तो इस तरीके से हम लोग एक पावर ऐसी दूसरे पावर ऐसी के बारे में जाने, और इसके बाद में जो कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज था वो सब हम लोग समझे। अभी एक चीज और जान लीजिए कि ये जो आईसी है, ये वाली दूसरी वाली आईसी, इसके अंदर लाइट भी है और ग्राफिक्स भी है। इसके अंदर चार्जिंग था और पावर था। इसके अंदर पावर तो है ही, साथ में
ग्राफिक्स भी है और लाइट भी है। क्योंकि अगर हम इसी आईसी का हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलें, हार्डवेयर सॉल्यूशन में अगर हम लाइट सेक्शन यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं लाइट सेक्शन, तो देखिए ये लाइट के लिए इतने पिने जिम्मेदार हैं। और भाई लाइट के लिए वही तीन ही पिन होता है, लेकिन इसमें अलग अलग से दिया है। सिंक वाली लाइन का मतलब ये होता है कि ये निगेटिव की लाइन, लेकिन इस पर जीआर आएगा। ये मेरी कैलिब्रेशन की लाइन है, यानी कि यहाँ पर 1.8 का वोल्टेज आता है। और यहाँ का वोल्टेज स्थिर नहीं होता है, ये ब्राइटनेस पर डिपेंड करता है। और ये वाला जो वोल्टेज होता है ये वीपीएस के बराबर ही यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। तो देखा जाए तो ये वाली आईसी जो है, यही वाली आईसी और ये वाला कॉयल, ये मेरा लाइट सेक्शन बना रहा है। हम्म? इससे ये भी पता चल गया कि ये वाली आईसी मेरी लाइट के लिए काम करती है, और यही मेरा लाइट कॉयल है। ठीक। अगर हम इसी का डिस्प्ले सेक्शन खोलें, तो भी मुझे वही आईसी मिलेगा, वही आईसी काम कराना पड़ेगा, यानी उसमें भी डिस्प्ले के लिए सारा फंक्शन उसमें दिया हुआ। देखिए डिस्प्ले के लिए ये कनेक्टर हो गया, ये मीपी की लाइनें हो गई, यहाँ पर 1.8 की लाइन हो गई, ये मेरा वीएसएन वीएसपी की लाइन हो गई, और फिर इधर मेरा डिटेक्शन की लाइन हो गई। डिटेक्शन का लाइन का काम होता है मतलब एलसीडी जो आप इसमें लगाते हैं ना, उसको सीपीयू तक पहुंचाना, उसका डिटेक्शन का पावर पहुंचाना। इसी लाइन से जो है आपको ग्राफिक्स का मतलब एक लिमिट तय होता है कि कितने में हमको ग्राफिक्स रखना है। अगर आपका आड़ा तिरछा या पतला डिस्प्ले आने लगे, या ग्राफिक्स का कलर सही से ना आए, तो समझ लीजिए आपके डिटेक्शन की पिन सीपीयू से निकल चुकी है, या फिर वो गड़बड़ हो गई। तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, या फिर इस पिन को चेक करना पड़ेगा। तभी आपका आड़ा तिरछा, ये टेढ़ा मेढ़ा या ग्राफिक्स का फीका आना, ये सब आपको यहीं से पता चलता है। ठीक है। और ये जो एक लाइन इसमें नया नाम जुड़ा हुआ है, वीडियो वोल्टेज का सिंक की लाइन जो है, ये पॉजिटिव की एमडीपी के नाम से। ये जो लाइन होती है, ये तय करता है कि हमको हॉरिजॉन्टल दिखाना है कि वर्टिकल दिखाना है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप लोग समझते होंगे तो अच्छा है, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ा, पड़ा, और वर्टिकल मतलब खड़ा, है ना। तो इस तरीके से यही तय करता है कि किस तरह से दिखाना है और किस क्वालिटी में दिखाना है। ये दोनों तय करते हैं। ठीक है। इस पर भी मेरा 1.8 हो गया, मीसेट हो गया, और उसके बाद एक लाइन और होती है रीसेट की, और फिर थर्मल की। ये थर्मल वाली जो लाइन होती है, ये तय करता है कि मेरा जो एलसीडी है वो गर्म नहीं हो रहा है, और बाकी मेरा फंक्शन काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर ये जो आईसी है, अब ये ग्राफिक्स के लिए तैयार है। यहाँ पे ग्राफिक्स के लिए, यहाँ पर ये वाला कॉइल ग्राफिक्स के लिए होता है, और यहाँ पर मेंशन नहीं किया है इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर वीपीएस का वोल्टेज आता है, और फिर ये अंदर वोल्टेज जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये वोल्टेज, ये वाले कॉइल है ना, ये वाले कॉइल से होके ही वोल्टेज अंदर से फिर बाहर निकलता है, तो जो कि 5 वोल्ट माइनस और 5 वोल्ट प्लस, किसी किसी सेट में 6 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट प्लस, इस तरीके से ये बाहर निकलता है। ये दोनों कॉइल हो गए मेरे डिस्प्ले के लिए, और ये मेरा हो गया लाइट के लिए। बाकी सब मेरे कॉइल हो गए सीपीयू के कोर वोल्टेज हो गए, और इसका भी सारा कोर वोल्टेज, और हाई एलडीओ लो एलडीओ। और उसके बाद ये वाला हो गया, ये वाला जो कॉइल है ये मेरा बीपीएस का कॉइल है। तो इन सब से मिलके ही एक मेरा सेट कंप्लीट होता है। अभी समय इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको हम एलडीओ के बारे में बताएं, क्योंकि अभी इतना ही 1 घंटे में आपको हम क्या क्या समझाएं। हम लोग का जो क्लास चलता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब इस तरीके से इतना जल्दी 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 नहीं बताना होता है। एक चैप्टर खोलते हैं, यानी कि हम लोग जब ऑनलाइन क्लास में होते हैं या ऑफलाइन के क्लास में होते हैं, तो अगर इस चैप्टर की बात चल रही है ना, तो इसी चैप्टर की ही बात चलेगी पूरे दिन। तब आपको बिल्कुल ये सही। मामला समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर एक एक लाइन के बारे में समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ ये सारांश ये सिर्फ दिखा रहे हैं ताकि आप समझें कि पढ़ाई इसकी करनी पड़ती है। ये चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे उतना ही मिलेगा सबसे बड़ी जितना आप, चीज़ होती है जितना ना। यूट्यूब वाले आपको दिखाना चाहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सर। सबसे बड़ी तो चीज यही होती है सर मोबाइल रिपेयरिंग वालों के लिए, कि ये लोग तो जानते हैं क्या इसका फोन का जो प्रॉब्लम है, इसमें डिस्प्ले से प्रॉब्लम आ गया, नेटवर्क से प्रॉब्लम आ गया। ये लोग ये रीजन नहीं जान पाते कि वो प्रॉब्लम आया क्यों। ठीक है। वही तो चीज बात मेन होगी ना कि रीजन, काम। रीजन जानने से क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है। जब एक बार आप जान गए
कि हाँ यहाँ पर ये सप्लाई बनती है, जैसे ये वाली सप्लाई है तो यहाँ पर मेरा बक बॉब बनेगा। तो बॉब बॉब बनेगा तो बॉब वोल्टेज बनेगा, तो ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, ये सारी चीजें, ये हर चीज डायग्राम में मेंशन है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से आपको बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम यहाँ पे दिखाएं कि एक ये वाली लाइन है, कोई भी लाइन, चलिए आगे भी दिखाते हैं। ये एक लाइन हम यहाँ पे कॉपी कर लिए, इसका वन हटा लिए। ठीक, अब हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। ये 4700 यानी ऊपर वाली आईसी है जहाँ पर बक का वोल्टेज, बल्ब का वोल्टेज बनता है। तो ये लाइन, ये अभी ये आ गई, फिर आगे जाइए, फिर आगे जाइए, ये ग्राउंड की लाइन हो गई। फिर इसके बाद ये स्विचिंग की लाइनें हो गई। ये स्विचिंग की लाइन कहाँ कहाँ जाएगी, ये सब तो सीपीयू को ही जाती है। ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज बना रहा है एलडीओ के थ्रू। अब एक पावर आईसी में एक ये कितना एलडीओ लगा हुआ है, जरा सा ध्यान से देखिए। ये 11 एलडीओ लगा हुआ है। अभी एलडीओ के बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग फिर कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, या क्लास में अगर आते हैं तो भी बताएंगे। अब ये एलडीओ अलग अलग तरह का पावर आईसी वोल्टेज बना रहा है। देखिए यहाँ पर वीसीएन, वीसीएन का मतलब होता है वाईफाई आईसी। ये वाईफाई को वोल्टेज देगा, एक वोल्टेज 1.8 देगा, एक 1.2 का देगा। फिर जी उसके जी, बाद आप इधर बिना। जो है आपका एनएफसी में देगा, फिर टच टच को वोल्टेज देगा, सेंसर को वोल्टेज देगा, कैमरा को वोल्टेज देगा, है ना। इस तरह से कैमरा को ये भी वोल्टेज देगा। ये सब अलग अलग तरह का वोल्टेज बना बना करके तो अलग अलग सवाल तरह का अब वोल्टेज आप यहाँ क्लास पर में आ गए हैं, मेंशन होता है, थोड़ी जिससे करके हमको जब पूछिए, तक पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग तो जानेंगे आप कैसे ज्यादा यहाँ समझेंगे। पर कितना वोल्टेज बन रहा है, कैसे जा रहा करेंगे है, तो आपको कौन भी सा समझ। कंपोनेंट लगा है। हर कंपोनेंट को भी यहाँ पर बताया जाता है। जैसे यहाँ पर हम कॉपी कर लिए और इसकी लाइन को एक बार देख लिए, हाँ भाई 1.3 की लाइन है। तो एक बार लेआउट में गए, यहाँ पर इसको एक बार कॉपी कर लिए और यहाँ से पेस्ट करके, फिर जब इसको हम बड़ा करके नेक्स्ट करेंगे तो ये बताएगा कि यहाँ पर ये कैपेसिटर है। तो रियल में देखेंगे तो ये 4700 के जस्ट नीचे, यानी बोर्ड में दूसरा नंबर है ना। तो जब आप इसको रियल बोर्ड में देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे यानी ये दूसरा नंबर, इस वाले बोर्ड पे आपको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 1.3 मिलना चाहिए। ये लाइन आपको यूट्यूब थोड़ी बताएगा। ये आपके हिसाब से यूट्यूब थोड़ी काम करता है। यूट्यूब अपने हिसाब से काम कर रहा है, हर आदमी अपने हिसाब से उसमें वीडियो डाल रहा है, उसको जैसा जैसा मिल रहा है वैसा वैसा डाल रहा है। लेकिन ये लाइन, एक एक लाइन के बारे में आपको जब जानना होगा तो आपको डायग्राम चलाना होगा। चलाने के लिए साथ साथ उसके सभी नामों को समझना होगा। ये जितने नाम है यहाँ पर वीडीडी, ये तो नाम आपको दिख रहे हैं, ये सब नाम को आपको समझना होगा। इस पर वोल्टेज, अगर बहुत टफ होता है इसको सीखना मेरे दोस्त, तो 1 महीने 2 महीने का कोर्स नहीं होता है, ये सालों का कोर्स होता है। आसान होता है सीखना, इसीलिए तो 1 महीने 2 महीने का कोर्स होता है। आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे मन करे वैसे सीख, इतना मुश्किल ही नहीं होता है। बस एक बार इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि हम जिस काम के लिए आए हैं वही काम करें। अगर मोबाइल की दुकान खोले हैं तो अच्छे ढंग से खोलें, अच्छा रिपेयर करें, अपना नाम करें, अपने बाप का नाम रोशन करें, अपने एरिया का नाम नाम रोशन करें, है कि नहीं। तो इस आजकल तो तरीके से सर अपना ही नाम नहीं रोशन कर पा रहे हैं लोग। जब आप काम चलाने वाला ही काम करेंगे तो पैसा भी काम चलाने वाला ही तो आएगा। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप लोग समझिए। बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं, चाहते सभी लोग हैं। जैसे जिम जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, सब चाहते हैं कि मेरा एक के बार में बॉडी बन जाए। और पता चलता है कि 4 दिन गए हैं उसके बाद अरे मेरा पेट दुख रहा है, तो मेरा ये हो रहा है, तो मेरा मन नहीं लगा, तो चले यार। चाहते सब हैं कि मेरा बॉडी बन जाए, लेकिन बनाने वाले उसमें से 4 ही 5 होते हैं जिसका बॉडी बन पाता है। भाई बाकी लोग उसको देख देख के मोटिवेट होते रहते हैं और कहते हैं अरे काश, अरे काश। ये वाला सिस्टम जो है ना, बहुत बेकार है। आपके अंदर चलिए मन सर, है तो भाई थोड़ा सा। घुसिए, घुस जाइए, छलांग मारिए। क्या कौन चीज आपको रोक रहा है इसको बिल्कुल। सीखने के लिए, कौन चीज रोक रहा है आपको, कौन सा ऐसा। अब कुछ लोग, एक एक लड़का था, हमको फोन किया कि सर मेरे पास टाइम नहीं। अब बताओ, टाइम नहीं है, कितना पूंजी लगा के दुकान खोल लिए, तुम्हें टाइम नहीं है तुम्हारे पास। चाहते हो हमसे कॉल करके बार बार फॉल्ट पूछ रहे हो, जबकि तुम मेरे स्टूडेंट भी नहीं हो, फिर भी हम तुमको बता रहे हैं। बोला कि टाइम नहीं है। ये कौन सा, ये तो आप ऐसे लोगों को मैं ज्यादा हैंडल नहीं करना चाहता। टाइम नहीं है तुम्हारे पास, कितना पूंजी लगा के दुकान खोल लिए, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। चलिए सर, अब थोड़ा सा इन लोगों को जो लोग क्लासेस के लिए हैं उनको भी थोड़ा बता दिया जाए।
हाँ बताइए, आप हम स्क्रीन को स्टॉप कर रहे हैं। आप करिए सर, चलिए। चलिए भाई लोग, जितने लोग अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं लंबे टाइम तक, आज आपने डबल पावर आईसी का जो वर्किंग प्रोसेस है वो चीज़ देखा, और सर ने कुछ बेसिक भी इंफॉर्मेशन उसमें दी, ताकि जो बेसिक वाले हैं उनके ऊपर से ना चला जाए। तो अभी आप लोग एडवांस मोबाइल सोल्यूशन की ऑनलाइन डेमो क्लासेस में थे अभी तक के लिए। ठीक है शुभांकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वेरी गुड कहा, आपको समझ में आया इसका मतलब। ठीक है, तो अब जितने भी लोग हमारे साथ हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी क्लास करना चाहते हैं, तो एडवांस मोबाइल सोल्यूशन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस देती है, बेसिक से एडवांस तक मोबाइल रिपेयरिंग। ठीक है, हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एडवांस मोबाइल सोल्यूशन करती क्या है, यानी आपको सपोर्ट किस टाइप का रहेगा, वो सारी चीज़ें अब हम जानते हैं। सबसे पहले हम आपको ऑनलाइन जो ऑफलाइन क्लास देते हैं, ठीक है, वो आपको रहेगा फुल डिटेल में, यानी जितनी भी हमारी क्लासेस चलेंगी वो डिटेल्ड क्लास रहेंगी। ऐसा नहीं रहेगा कि आपने हमारे से क्लासेस स्टार्ट किया, बेसिक हुआ, फिर उसके बाद जो है एडवांस के लिए हम आपसे और पैसा मांगने लगे कि भाई एडवांस के लिए और पैसा दो। वैसा कुछ भी नहीं रहेगा, आप जिस क्लासेस में आएंगे वो पूरा डिटेल रहेगा, चाहे वो ऑनलाइन में आए या फिर ऑफलाइन में आए। ठीक है, जितनी भी हमारी क्लासेस की पेमेंट सिस्टम रहेंगी वो ईएमआई में रहेंगी। ओके, आपको एक बार में पूरा पैसा नहीं देना होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि आपको एक बार में पेमेंट नहीं देना है, ईएमआई सिस्टम है हमारा। हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस चलता है वो यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज में हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है। साथ ही साथ जब आप क्लासेस हमारा कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे वो ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, आपको सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमारी टीम से मुलाकात कर लेते हैं भाई, कि एडवांस मोबाइल सोल्यूशन की टीम जो कि आपको सपोर्ट भी देगी, साथ ही साथ जो आपका फ़ोन आ रहा है वो बनेगा भी सपोर्ट की मदद से, और आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, लोकेंद्र जी काफ़ी घुस करके देख रहे हैं, पास ले आइए लोकेंद्र जी फ़ोन को, बढ़िया रहेगा। चलिए, ठीक है, तो अब आप लोग हमारे साथ हैं तो फिर आपका भी कुछ सवाल होगा कि सर अगर क्लासेस करते हैं तो हमारी जो क्लासेस में है क्या क्या हमें चीज़ मिलेंगी, क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी, सपोर्ट सिस्टम क्या है, और कोर्स की फीस क्या है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारा, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो बेसिक से एडवांस जो हम आपको क्लासेस कराएंगे वो 2 महीने की टोटल क्लासेस रहेंगी, 2 महीने से ज़्यादा ही रहेंगी, लेकिन मिनिमम एक मान लीजिए 2 महीने की क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम आपको पूरा बेसिक से एडवांस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट कराएंगे। 1 साल का फ्री सपोर्ट हम आपको देने वाले हैं, फ्री सपोर्ट 1 साल का, यानी जो भी आपके पास फोन आ रहा है जो अब तक आप दूसरे से बनवा रहे होंगे, या जो आपसे नहीं बन रहा होगा, ठीक है, दूसरे वाले दुकानदार से दे रहे होंगे और वो भी नहीं बना करके दे रहा होगा, जैसे जैसे आप वापस कर रहे होंगे, अपना जो इनकम एक तरह से दूसरे को दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप फ्री सपोर्ट का हमारा लाभ उठा सकते हैं, और अपना जो फोन नहीं बन रहा था वो भी बनवा सकते हैं, यानी पूछ करके बनाएंगे तो आप खुद ही, लेकिन डायरेक्शन हम देंगे आपको। ठीक है, लाइव केस स्टडी प्रॉब्लम हम आपके लिए लाएंगे, जो भी मार्केट में फोन घूम रहा है आजकल जो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, उसके लिए लाइव केस स्टडी प्रॉब्लम है हमारे पास, जो कि हम आपको लाएंगे, ताकि आप भी उस चीज़ से नोन हो जाए, यानी आप उस चीज़ के जानकार हो जाए। जितनी भी हमारी क्लासेस चलेंगी, चाहे वो ऑनलाइन चले, पूरा आपने क्लास किया हो या ना किया हो, आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, लाइव क्लासेस तो चलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, पेमेंट का सिस्टम है ईएमआई में। साथ ही साथ अभी जितने भी लोग हैं हमारे साथ जो कि क्लासेस में आएंगे, उनके लिए एक तगड़ा ऑफर है, जिनको हम बोर्नियो 1 मंथ का फ्री देंगे, यानी बोर्नियो स्कीमेटिक अगर आपने नहीं यूज़ किया कभी भी, तो आपको 1 मंथ का फ्री बोर्नियो हमारे तरफ से मिलेगा क्लासेस में, जो आप अपना कंप्लीट कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको क्लासेस में आसानी होगी। ठीक है, अब थोड़ा फीस जान लेते हैं कि फीस क्या है। ठीक है, तो अगर आप पूरा बेसिक टू एडवांस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों क्लासेस करते हो, जिसमें आपकी 2 महीने की कोर्स, 1 साल का पेम ईएमआई सिस्टम, सॉरी, 1 महीने का आपका ईएमआई सिस्टम, साथ ही साथ 1 साल का सपोर्ट। ठीक है, तो उसके लिए जो आपकी पेमेंट टोटल है वो 12,999, यानी 13,000 रुपये है टोटल। ऐसे हमारा 15,000 फीस था, लेकिन अभी ऑफर है लाइव क्लासेस का, जिसमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको 13,000 में टोटल कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। अभी हमने ईएमआई ईएमआई तो आपके सामने बोल दिया बार बार, अब ईएमआई समझ भी लीजिए, ईएमआई देना कैसे है। तो सबसे पहले आपको 1,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना क्लास चालू करेंगे। पहला 7 दिन जैसे ही आपका क्लास हो जाएगा तो आपकी फर्स्ट ईएमआई आ जाएगी। दूसरा 7 दिन क्लास होगा, यानी 14 दिन क्लास के बाद आपकी सेकंड ईएमआई। थर्ड, जो आपकी 3 हफ्ता हो जाएगा तो आपको तीसरा ईएमआई, चौथे हफ्ते में आपको चौथा ईएमआई, तो यानी आपका 4 हफ्ते 28 दिन में टोटल पेमेंट क्लियर हो जाएगा। एक बार में आपको 13,000 देने का बर्डन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा दे करके अपना जो है क्लासेस को कंटिन्यू रखना है, और अपना सीखते रहना है। ठीक है, क्लासेस 2 महीने से ज़्यादा चलेंगी, लेकिन पेमेंट के लिए हमने आपको 1 महीना दिया है। अदर लोग आपको ये चीज़ नहीं सिस्टम देंगे, या तो वो हाफ पेमेंट आपसे पूरा लेंगे, ठीक है, या तो आपसे फुल पेमेंट लेंगे, या तो हाफ या तो फुल।
ईएमआई सिस्टम आपको कोई नहीं देने वाला आज के टाइम पे, लेकिन हम आपको देते हैं। ठीक है। तो अभी जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जिनको रजिस्ट्रेशन करानी है क्लासेस के लिए, जो नेपाल से भी है भाई, नेपाली वाले भी सुन लें थोड़ा सा। नेपाली जो हमारा इंडियन में फीस होता है, अगर इंडियन को 13,000 को नेपाली में कन्वर्ट किया जाए तो 20,800 नेपाली होता है, जिसमें से आपको 1,600 नेपाली से रजिस्ट्रेशन करना होता है। बाकी आपको 4,800 नेपाली हर वीक दे करके 28 दिन के अंदर में पूरा पेमेंट क्लियर करना होता है। अभी जितने लोगों को रजिस्ट्रेशन करानी है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारा क्यूआर आपके सामने दिख रहा होगा। हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है, ऑनलाइन की बैच स्टार्ट हो चुकी है। आज पहला दिन था जिसमें तो अब जिनको भी क्लासेस करनी है अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हमारा क्यूआर आपके सामने है, राहुल पटीदार जी भी ज्वाइन है, सलीम जी भी ज्वाइन है। सलीम जी तो ऑलरेडी हमारे क्लासेस में आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जिनको भी रजिस्ट्रेशन करानी है वो अपना बुकिंग कराइए और अपना जो है क्लासेस को स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी। जो भाई हमारे नेपाल से हैं, तो नेपाली क्यूआर भी हमारा ई सेवा आपके सामने दिख रहा है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके क्लास चालू कर सकते हैं। ठीक है। जी, किसी का कोई सवाल है क्लास के रिलेटेड तो आप पूछिए। अभी हम आपके पास 5 मिनट और हैं, फिर हमारी 8 से 9 वाली जो क्लासेस हैं वो भी अभी चलने वाली हैं, तो फिर हम उसमें जाएंगे। जी, कोई सवाल आपका शुभंकर जी, जामिनी कुमार जी, कोई आपका सवाल? इंडियन क्यूआर आपके सामने दिख रहा है, जो भाई हैं इंडिया में कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 1,000 रुपये से। बाकी पैसा ईएमआई में देना होगा। चलिए, हैं तो सारे लोग, लेकिन जवाब किसी का भी नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम तो बैठे ही हुए हैं आपको फ्री डेमो देने के लिए। फ्री डेमो देख करके आप भी थक जाएंगे, फिर आकर के आपको क्लास किसी दिन करना ही पड़ेगा, भले आपके पास टाइम ना हो। और जब 6G आएगा तो उस टाइम पे 50,000 में भी अगर ऑनलाइन कोर्स मिलेगा तब आपको करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो मोबाइल रिपेयरिंग के सिवा और कोई आपके पास रास्ता ही कहाँ है। ठीक है। चलिए ओके सर, अब हम क्लास को एंड करते हैं, फिर हमारा 8 से 9 वाला जो क्लास है वो भी है, तो उधर भी ध्यान देना है। चलिए ओके, गुड नाइट एवरीवन, क्लासेस को अब हम एंड करते हैं। और जिनको रजिस्ट्रेशन करानी है क्यूआर सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना पेमेंट डाल करके हमें नीचे दिए गए नंबर 9341609368 इस नंबर पे अपना डिटेल सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और क्लासेस आपकी कल से ही चालू हो जाएंगी, क्योंकि क्लासेस चालू हो चुकी है, आज का जो आपको वीडियो है वो मिल जाएगा। तो थोड़ा जल्दी करिएगा। ओके। चलिए बस सर, अब हम एंड कर देते हैं क्लास को। ठीक है सर।